वेलकम एवरीवन। ये सेशन मैंने क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर के लिए रखा है। अब तक हम लोगों ने इसके ओवरऑल 4 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। देन हम लोगों ने ये भी देखा कि उनके बीच में कैसे ऑपरेशंस लगते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। फिर हम लोगों ने ये सीखा था कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने थोरोली पढ़ा है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को असाइनमेंट शीट भी प्रोवाइड कर रखी है, होपफुली आपने प्रैक्टिस भी कर रखी होगी। अब जो टॉपिक हम लोगों का है, आज का जो टॉपिक है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स होते मैट्रिसेस के भी हैं, बट इसी मैट्रिसेस की हेल्प से, इनके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू एवेल्युएट करते हैं कोफैक्टर की हेल्प से। तो कभी कभी हम लोगों को माइनर एंड कोफैक्टर एक डिटर्मिनेंट बना करके भी दे दिया जाता है, इसका भी कोफैक्टर या माइनर पूछ लिया जाता है। तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चाहे डिटर्मिनेंट हो चाहे मैट्रिक्स हो, दोनों के ही माइनर एंड कोफैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। मेनली ये डेफिनेशन मैट्रिसेस के लिए। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं कि किसके माइनर एंड कोफैक्टर्स होते हैं। जितनी भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब स्क्वायर मैट्रिसेस में हम लोगों के सिलेबस में कहाँ तक हम लोगों को जाना है, हम लोगों के जो सिलेबस में होंगे वो सेकेंड ऑर्डर होगी एंड थर्ड ऑर्डर होगी। सिर्फ ये दो टाइप की हम लोगों की मैट्रिसेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डेप्थ में उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी चीज़ों के बारे में हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे इवेल्युएट होते हैं, देन आगे की चीज़ें उसकी हेल्प से क्या क्या प्रोसीड होती हैं, सब हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, ये एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी सी डी। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। ऑलराइट, अब इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, ये जो पोजीशन होती है ये होती है A11। ये जो पोजीशन होती है ये होती है A12। ये जो पोजीशन होती है ये होती है A21। ये जो पोजीशन होती है A22। इसके बारे में हम लोगों ने पहले अपने फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर रखा है। ओके, सो अब जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। किससे? MIJ। अब आपको यहाँ समझना, ये जो MIJ होता है, ये IJ फिर वही उसी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 4 माइनर्स होंगे। हर एक एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग एक माइनर होगा। लाइक A11 का एक माइनर होगा, A12 का एक माइनर होगा, A21 का एक माइनर होगा, A22 का एक माइनर होगा, और उसको हम लोग M11, M12, M21, M22 कहेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है M11 इसका क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। M11, ये 1 का मतलब है ये वाला एलिमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी रो और इसके कॉलम को हाइड कर लेंगे। क्या? इसकी रो और इसके कॉलम को हम हाइड कर लेंगे। तो ये जो एलिमेंट हम लोगों का रिमेनिंग बच रहा है, यही हमारा इसका माइनर की वैल्यू हो जाएगी, यानी M11 जो होगा वो हो जाएगा D। सिमिलर वे में अगर हम M12 के पास जाएंगे तो M12 1 2, क्लियर, 1 2। सो ये C बच रहा, ये हो जाएगा हमारा M12, क्लियर। देन M21 2 1,
टू, देखिए रो पहले आती है, मैंने आपको पहले वाले सेशंस में सब एक्सप्लेन कर रखा है। 2 1 2 1 इट विल बी M 2 2 2 2 2 2 इट विल बी A। सो ये हमारे हो गए माइनस। ऑलराइट, होपफुली आपको माइनस समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कोफैक्टर्स के पास। कोफैक्टर्स, इसको हम लोग CIJ या फिर AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे CIJ से रिप्रेजेंट करूँगा, जनरली बुक्स में आपको AIJ मिलेगा। ओके, मैं AIJ इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये भी A मैंने कंसिडर कर रखी है, फिर मैं उसको भी AIJ लिखूँगा तो बच्चे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाए, तो मैं आपको डायरेक्टली CIJ से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक रूल बता दे रहा हूँ, इस रूल की हेल्प से आपको कोफैक्टर्स इवेल्युएट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। CIJ का एक रूल होता है -1 to the power I plus j MIJ। तो अब आप इस रूल को जब होल्ड करेंगे, फॉलो करेंगे सॉरी, तो आपको क्लियरली सारे के सारे कोफैक्टर्स मिल जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि जितने माइनर्स होते हैं, मतलब जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने माइनर्स होते हैं, तो अब आपको ध्यान देना है जितने माइनर्स होते हैं उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं। लाइक यहाँ पे 4 माइनर्स हैं, यहाँ पे हमने 4 माइनर्स इवेल्युएट किए हैं, तो यहाँ पे जो कोफैक्टर्स होंगे वो भी 4 होंगे इसके। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, C11 अगर लिखेंगे तो C11 हो जाएगा -1 to the power 1 plus 1 M11। I और J के प्लेस पे मैंने 1 and 1 सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। सो इट विल बिकम -1 स्क्वायर M11। अब -1 का जो इवन पावर होती है तो उससे वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और ऑड पावर होती है तो वो नेगेटिव होती है, ये सबको क्लियर है। सो ये बन जाएगा हमारा +1 एंड M11 इज D, सो इट विल गिव यू ओनली D। मैंने पहले वाले को प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, अब मैं C12 को डायरेक्टली लिखूंगा। C12 हो जाएगा -1 to the power 1 plus 2 M12, that means -1। 1 plus 2 will be 3, 1 plus 2 is 3, that means -1 to the power cube, cube is an odd power, so it will be -1, okay। Now M12 is C, so it will give you C। Now C21 -1 to the power 2 plus 1 M21, it will give you -B। And then C22 -1 to the power 2 plus 2 M22, 2 plus 2 is 4 and -1 to the power 4 will be 1, so M22 is A, answer will be E। ऑलराइट, सो ये हमारे हो गए माइनस एंड कोफैक्टर्स। ओके, अब देखिए, अब हम लोगों को ये देखना है कि इन कोफैक्टर्स की हेल्प से हम और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जितना हम लोग डेप्थ में चीज़ों को पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। अब इन कोफैक्टर्स की हेल्प से हम लोग क्या क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लोगों को यहाँ पे इस स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू इवेल्युएट करना सिखाया जाता है। क्या हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इस मैट्रिक्स की वैल्यू इवेल्युएट करना। एक बात का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही वैल्यू इवेल्युएट की जा सकती है, ठीक है। तो हम लोग उसकी वैल्यू को कैसे इवेल्युएट करेंगे, ये भी कोफैक्टर्स में ही हमारी हेल्प करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं और इसकी वैल्यू को इधर कोफैक्टर्स को भी लिखा रहने देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। अब मैं आपको जो बताने आ रहा हूँ, कोफैक्टर की हेल्प से इसकी वैल्यू निकलती है। अच्छा, वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। किससे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाइक दिस।
तो अब इसका रूल होता है, इसको हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका रूल ये होता है कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज दैट मैंने इस फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे, एक A11 था, एक A12 था। तो हम लोगों का रूल क्या कहता है कि इस एलिमेंट को इसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में प्लस अप्लाई कीजिए, देन इस एलिमेंट को इसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सो जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ओके, या इस स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12। तो ये क्या हो जाएगा, A11 इज स्मॉल a, C11 इज D प्लस A12 इज B एंड C12 इज माइनस C। सो द आंसर इज AD माइनस BC। ओके, तो ये जो आपको डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन मिला है ये कोफैक्टर की हेल्प से मिला, ठीक है। ठीक, अब अगर फर्स्ट रो नहीं ऑप्ट करते, आप कोई दूसरी रो ले लेते, तब भी आंसर ये आता। आप सेकंड कॉलम ऑप्ट कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम ऑप्ट कर लेते हैं, आप कुछ भी ऑप्ट कर लीजिए, आंसर जो आएगा यही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक मैं और आपको एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, कोफैक्टर्स तो मैंने क्लीन कर दिए हैं, लेकिन मेरे को C11 और C12 की वैल्यू पता, ओके। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक और मेथड सीखते हैं यहाँ पे। हम लोग अगर फर्स्ट रो न लेकर के सेकेंड रो ले लेते हैं और कोफैक्टर हम लोग फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर मिलता है वो हमेशा 0 मिलेगा। ये भी एक रूल है, ओके, ध्यान दीजिए। ये C इंटू इसका कोफैक्टर था D प्लस D इंटू A22 का कोफैक्टर था, सॉरी A12 का कोफैक्टर था माइनस C, ठीक है। तो अब अगर आप इसको नोटिस कीजिए तो ये हो जाएगा CD माइनस CD। देखिए, इतना डेप्थ में आपसे कुछ पूछा नहीं जाता, तो अगर आपको ये इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। देखिए, एक मेथड मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ। आपके सामने अगर इस टाइप से कोई भी एक मैट्रिक्स लिख दी जाए, डिटर्मिनेंट लिख दी जाए, आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाए, सिंपल सा मेथड होता है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 2, इट विल गिव यू 4 माइनस 6, इट विल बी माइनस 2, ओके। देखिए, ये एक डायरेक्ट मेथड आपको बताना ज़रूरी था, और ये कोफैक्टर की हेल्प से भी आपको बताना ज़रूरी था। तो हम लोग आने वाले समय पे जब भी कभी डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली इसको 1 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू 2 कर देंगे, डायरेक्टली इवेल्युएट करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोफैक्टर की हेल्प से कहा जाए कभी भी मैट्रिक डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए, तो आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। सो ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। ये सेकेंड ऑर्डर था। अब अगर हमारे सामने थर्ड ऑर्डर माइनर एंड कोफैक्टर की बात होती तो वो कैसे होता है, एक देखिए। थर्ड ऑर्डर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, उसमें स्पेस भी ज़्यादा लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा प्रॉपर वे में। इसमें सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन का भी यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लीजिए ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 1 2 5, ठीक है। पोजीशन मैं अब फिर से आपको नहीं बता रहा हूँ, मतलब मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ बस। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके।
अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इसके माइनर्स इवेल्युएट करना है। तो अब हम लोग जाएंगे M11 के पास। M11 ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट फॉर्म कर देंगे और फिर इसको वही शॉर्ट जो मैंने आपको बताया डायरेक्टली मेथड, आप उससे इसको इवेल्युएट कर लीजिए। ये हो जाएगा 30 माइनस 14, इट विल बी 16। ऑलराइट, M12 12 5715, 25 minus 7 18। ऑलराइट, क्लियर। M13 13 5715 13 sorry 5612। देख लीजिए, कोई भी डाउट ना हो। 13 5612, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या किया, M11 M12 M13 को इवेल्युएट कर लिया। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा M21 से। M21 की अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे वैल्यू, तो देखिए ये 2 और ये 1 हाइड हो जाएगा। 3 इंटू 5 15 माइनस 8, इट विल गिव यू 7। ओके, M22 पे जाएंगे हम लोग। M22 इसको और इसको हाइड कर लीजिए। ये 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 4 6। M23 2 3 2 3 1 2 4 minus 3 2 3 1 2, so it will give you 4 minus 3 1। M31 3 1 3 1 21 minus 24 minus 3 3 2 3 2 14 minus 20 minus 6 3 3 3 3 12 minus 15। ओके, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्लियरली। कोफैक्टर्स के लिए बिल्कुल सेम वही रूल रहेगा। जिन भी पोजीशन का सम ऑड आएगा उसका साइन चेंज कर देंगे हम लोग, और जिन भी पोजीशंस का सम पॉजिटिव होगा यानी इवन होगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव ही रख लेंगे। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम लोग इसी की हेल्प से यहीं पे C11 की वैल्यू निकालते हैं, तो C11 देखिए, इन दोनों का जो सम होता है वो 2 होता है, तो ये 16 ही रहेगा। C12 के पास जाएंगे तो आपको पता है इन दोनों का सम जो होता है वो 3 होता है। 3 क्या है, एक और नंबर है, तो ये माइनस 18 हो जाएगा। फिर C13 के पास अगर जाएंगे तो 1 और 3 का सम होता है 4। 4 क्या होता है, 4 एक इवन नंबर है, तो ये 4 ही लिख दिया जाएगा। C13 4। देखिए ये 4 मैंने लिखा है, सम नहीं लिखा है 4 1 और 3 का, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो M21 के पास अगर जाएंगे तो 2 और 1 का सम आपको पता है क्या होता है, 3 होता है। सो C21 विल बी माइनस 7। 2 2 4 होगा, C22 हो जाएगा 6। 2 3 5 होगा, सम ऑड हो गया, माइनस। ओके, 3 1 माइनस 3 3 2 6 3 3 माइनस 3। सो होपफुली आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसी कोफैक्टर की हेल्प से इवेल्युएट करना सीख सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के आप एलिमेंट्स ले लीजिए, उसका रिस्पेक्टिव कोफैक्टर उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको अभी एक डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। डायरेक्ट क्या है, मैं अप्लाई तो कोफैक्टर वाला ही मेथड करूंगा, बट आपको लिख करके बता दूंगा जिसमें आपको कन्वीनियंट रहेगा कभी भी फर्दर डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में।
ओके। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग C11 सपोज दैट, देखिए लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट रो ली थी, अब मैं दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू टेक फर्स्ट रो, लेट्स टेक सेकेंड रो 5 6 7, this is our second row. So the value of determinant of matrix A will be 5 into this 5 into minus 7 plus 6 into 6 plus 7 into that minus 1. It will become minus 35 plus 36 minus 7. So answer will be minus 6. Alright. So hopefully आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेल्युएट होती है। देखिए कोफैक्टर्स इवेल्युएट करने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना इज़ क्वाइट हेक्टिक। अगर आपसे कोफैक्टर्स का कोई दूसरा यूज़ होना है, जैसे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, अब मुझे नहीं लगता इस सेशन में हम कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे आगे वाला, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सीखेंगे, तो ये कोफैक्टर्स की प्रैक्टिस की हुई आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, तो एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस कोफैक्टर का यूज़ करना है। बट अगर डायरेक्टली आपको कभी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी, तो मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस रूल पे ध्यान दें, सॉरी इस बात पे ध्यान दें, ये है ABC PQR LMN। हमने एक थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को कंसिडर कर लिया है, इसकी हमें वैल्यू एवेल्युएट करनी है। मैं आपको फर्स्ट रो की हेल्प से बताने जा रहा हूँ, है वही कोफैक्टर वाला ही रूल, लेकिन आप अगर इसको अपने माइंड में सेव कर लेंगे, इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, देखिए हम लोग सबसे पहले इस ए को लिखेंगे। ओके, अब ए की रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे और एक सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट लिख देंगे। क्लियर? इस डिटर्मिनेंट का एवेल्युएशन आपको आता है। फिर हम ये एलिमेंट लिखेंगे तो हम माइनस लिख देंगे, माइनस बी, और इसको हाइड कर लेंगे, इसको हाइड कर लेंगे, ये PRLN लिख देंगे। अब आप देखिए हमने माइनस बी क्यों लिखा, ये माइनस C12 के कोफैक्टर के ही कारण आया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा उसको डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं बस आपको ये कह रहा हूँ, आपको ये माइनस बी लिखना है, ये PRLN हो जाएगा। देन लास्ट में ये C वाला हम लोग लिखेंगे C, ये C, और ये PQLN। ठीक है, अब आप इसको चाहे तो एक्सपेंड कर लीजिए, ये हो जाएगा AQN माइनस MR PM माइनस LR PM माइनस QL। तो इस टाइप से आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगी। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको सेकेंड रो से कराया था, मैं इसी क्वेश्चन को इसको फर्स्ट रो से भी करा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये था यूजिंग सेकेंड रो यूजिंग फर्स्ट रो, तो 2 into, अब देखिए इसको हाइड करेंगे, 6 5 30, 30 minus 14, 30 minus 14 is 16, minus 3, this इसको हाइड कर लेंगे, 25 minus 7, 25 minus 7, 25 minus 7 is 18। ओके, देन 4, इसको आप हाइड कर लीजिए, ये 10 minus 6, 10 minus 6 will be 4, ये हो जाएगा 48, सॉरी ये हो जाएगा 32, ये होगा 18 3 54, और ये है 16,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे 32 और 16 होगा 48, 48 माइनस 54 माइनस 6 आ जाएगा। ओके, सो आप देख सकते हैं कि दोनों से ही आंसर सेम आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे एवेल्युएट होती है ये मैंने आपको बता दिया है, इस पर बेस ये भी चीज़ करा दी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर वाले पार्ट में हम लोग जाते हैं। जो मैंने आपको शीट अवेल करा रखी है थ्रू एनी ऑफ द मीडियम, आपको जहाँ से भी मिली है, देखिए हमारे सामने एक बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को क्या किया गया है, मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये, इसमें लिखा हुआ है इफ x बिलोंग्स टू n and determinant of x3 4x is equal to 4 minus 3 0 1। ये हमें दे रखा है, कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। अब देखिए हम लोगों ने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में सीखा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर देते थे। अब बच्चा वहाँ पे वो चीज़ सीखे ना सीखे, उसका माइंड यहाँ पे जरूर एक्टिवेट हो जाता है। डिटर्मिनेंट में भी वो x को 4 के इक्वल कर देता है, यहाँ से x को 1 के इक्वल कर देता है अनरीजनेबली, कोई भी बिना दिमाग लगाए वो जस्ट इक्वल कर देता है। तो ये होती है उनसे मिस्टेक, और कभी कभी बहुत अच्छे स्टूडेंट से भी ये मिस्टेक होती है। सो आप बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिए, दो डिटर्मिनेंट्स अगर इक्वल हैं दैट मीन्स उनकी वैल्यूज़ इक्वल हैं। ऑलराइट, उनकी वैल्यूज़ इक्वल होना का मतलब है हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे देन इक्वल कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इससे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 12 this into this minus this into this will be equal to 4, that's all. So it will be x square is equal to 16 and the answer will be x is equal to plus minus 4। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, बिल्कुल इजीली ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने थर्ड डिग्री का भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख भी रहा होगा, कहा गया है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 28। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। अब मुझे नहीं लगता आपको माइनर एंड कोफैक्टर की शीट में कोई प्रॉब्लम होगी। आप देख लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन, जैसे हमसे बोला गया फाइंड द माइनस एंड द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो सॉरी ऑफ द डिटर्मिनेंट डी। सेकेंड रो के हमें माइनर एंड कोफैक्टर इवेल्युएट करने हैं। फिर हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है, सॉरी डिटर्मिनेंट दे रखी है थर्ड ऑर्डर की, और हमसे उससे बोला जा रहा है हेंस फाइंड इट्स वैल्यू। देखिए मैथमेटिक्स में हेंस वर्ड का बहुत इम्पोर्टेंस है, इंग्लिश में तो हम लोग कभी भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पे हेंस का मतलब ये होता है कि जो हमने प्रीवियस रिजल्ट इवेल्युएट किया है उसकी हेल्प से ही आगे वाला काम करना है। ओके, तो अब होपफुली आपको ये शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता ही है कि वीडियो पे क्या करना है, कमेंट करना है। और जिनके पास मेरा इनकेस व्हाट्सएप नंबर है तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मुझे डाउट भेज सकते हैं, और अगर कोई ग्रुप फॉर्म है, आप ग्रुप में हैं तो आप उस ग्रुप में डाउट भेज दीजिए। जितनी जल्दी मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा आई विल डेफिनेटली गिव यू द एक्सप्लेनेशन। ओके, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा। तो इस सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। सो ओके, थैंक यू एवरीवन।